नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का सोनी एजुकेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, पॉलिटी विषय में हमारी पिछली क्लास थोड़े समय के लिए रही। उसमें हमने भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के बारे में कुछ प्रारंभिक जानकारी पढ़ी थी। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक सीएजी किस नाम से जाना जाता है? सीएजी के नाम से जाना जाता है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल इसको कहा जाता है। तो पीछे की क्लास में हमने नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के बारे में, इसकी नियुक्ति, कार्यकाल, वेतन, पद विमुक्ति, इसके बारे में अध्ययन कर लिया था। उसके बाद में कुछ प्रमुख जो भारत में अभी तक नियंत्रक और महालेखा परीक्षक बने, उनके बारे में प्रारंभिक जानकारी प्राप्त कर ली थी कि कौन कौन व्यक्ति भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक रहे 1948 से लेकर 2020 तक। सभी का मैंने बाकायदा यहाँ पर नाम लिखा था। उसके बाद में हमने ये भी जाना कि 1858 के अधिनियम के द्वारा भारत में 1860 में पहली बार ऑडिटर जनरल की नियुक्ति की गई थी। 1936 में सीएजी ऑर्डर निकला, तो उसके अंतर्गत पहली बार भारत में आज़ादी के बाद में जो सीएजी की नियुक्ति हुई, उस सीएजी ऑर्डर 1936 के अंतर्गत ही हुई थी। वी नरहरि राव भारत के प्रथम सीएजी बने थे। उसके बाद में 1953 में उसमें संशोधन, ये डीपीसी एक्ट बनाया गया 1953। उसके अंतर्गत ए के चंदा भारत के अगले नियंत्रक और महालेखा परीक्षक बने। उसके बाद में डीपीसी एक्ट में संशोधन किया गया 1971 में, और उस 1971 डीपीसी एक्ट बना 1971। उस 1971 वाले एक्ट में अभी तक 4 बार संशोधन किया जा चुका है। तो देखिए यहाँ पर सीएजी, डीपीसी, क्या नाम है? डीपीसी। डीपीसी का डी का मतलब होता है ड्यूटीज। क्या होता है? ड्यूटीज। पी का मतलब होता है पावर्स, पावर्स, और सी का मतलब होता है कंडीशंस। एक्ट 1971। तो हिंदी में अगर आप इसको बोलना चाहें तो काफी लंबा नाम हो जाएगा। मैं छोटा नाम इसीलिए लिख रहा हूं ताकि आपको आसानी हो। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, कर्तव्य, शक्तियां और शर्तें, अधिनियम 1971। काफी लंबा हो गया भाई, इसलिए हमने शॉर्ट में लिखा इसको ताकि आप आसानी से समझ जाएं। फिर भी अगर किसी को कन्फ्यूजन हो तो उसका कन्फ्यूजन भी दूर हो जाएगा कि डीपीसी क्या है। तो ये है डीपीसी, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, कर्तव्य, शक्तियां और शर्तें, अधिनियम 1971। अब देखिए, भारत का जो सीएजी था, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, या कह सकते हैं सीएजी केग, वो 1950 से भारत का सीएजी अकाउंटिंग का काम भी करता था। किसका काम करता था? अकाउंटिंग, यानी लेखांकन का कार्य भी करता था। भारत में लेखांकन का कार्य भी यही करते थे पूरे भारतवर्ष में। और ऑडिटिंग कार्य, ऑडिटिंग यानी परीक्षण, अंकेक्षण, ये दोनों के दोनों कार्य किसके द्वारा संपादित किए जाते थे? भाई सीएजी के द्वारा किए जाते थे। 1950 से भारत का सीएजी अकाउंटिंग का काम करता था, अकाउंट्स का काम करता था, यानी लेखांकन का कार्य करता था, और ऑडिटिंग यानी अंकेक्षण या जांच का कार्य भी यही करता था। उसके बाद में 1900 डीपीसी एक्ट 1971, इसमें क्या किया गया भाई? संशोधन किया गया। डीपीसी
डीपीसी एक्ट 1971, उसमें क्या किया गया, संशोधन। कब किया गया, तो पहली बार किया गया था संशोधन 1976 में। कब किया गया था, 1976 में। सीएजी डीपीसी एक्ट 1971 में पहली बार संशोधन किया गया 1976 में। और 1976 में जब संशोधन किया गया तो अब सीएजी का जो कार्य था वो दो भागों में बांट दिया गया। कितने भागों में बांट दिया गया भाई, दो भागों में बांट दिया गया। सीएजी का कार्य कितने भागों में बांट दिया, दो भागों में बांट दिया गया। एक काम हो गया क्या, लेखांकन। क्या काम, लेखांकन, जिसको आप अंग्रेजी में अकाउंटिंग कह सकते हैं। लेखांकन को अंग्रेजी में क्या बोला जाता है भाई, अकाउंटिंग कहा जाता है। तो एक कार्य, दो कार्य, पहले 1950 से भारत का सीएजी दोनों कार्य करता था। अब 1976 में इसको दो भागों में बांट दिया। एक लेखांकन का कार्य, अकाउंटिंग का कार्य, और एक कार्य क्या हो गया, तो एक कार्य आप ध्यान रखें भाई, वो पहले वाला ही, ऑडिटिंग, अंकेक्षण या परीक्षण, जांच। अब ऑडिटिंग का काम तो कौन करेगा, ऑडिटिंग का काम तो करेगा कौन, भारत का सीएजी, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। और ये जो सीएजी है वो भारत में जो राज्य हैं, राज्य के लेखाओं का भी, राज्य के लेखाओं, राज्य के लेखाओं का लेखांकन, राज्य के लेखाओं का लेखांकन और अंकेक्षण दोनों कार्य इसी के अधीन कर दिए गए। अंकेक्षण का कार्य किसको, तो सीएजी को दिया गया। इधर लेखांकन का कार्य करने के लिए एक नया पद बनाया गया, सीजीए। सीजीए बना दिया गया, कब भाई, 1976 में। सीजीए का मतलब होता है कंट्रोलर, कंट्रोलर नहीं होता है, कंट्रोलर जनरल, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। इसको हिंदी में महालेखा नियंत्रक कहा गया। क्या कहा गया, महालेखा नियंत्रक। 1976 में लेखांकन का कार्य करने के लिए एक नया पद बनाया गया, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, महालेखा नियंत्रक। और इसका जो कार्य रखा गया, कार्य क्या था भाई, भारत सरकार का लेखांकन कार्य करना, केवल भारत सरकार का। राज्य सरकार का तो कौन कर रहे हैं, तो राज्य सरकार का तो सीएजी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, लेखांकन और अंकेक्षण दोनों। तो भारत सरकार का लेखांकन करना, लेखांकन कार्य करने की जो जिम्मेदारी दी गई वो किसको दी गई, ये दी गई सीजीए, जो नई पोस्ट बनी, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, महालेखा नियंत्रक को। ध्यान रखना, जो सीजीए पद है वो कोई संवैधानिक, संविधान में इसका उल्लेख नहीं है, ये तो नया पद बनाया गया है 1976 में, संविधान में इसका उल्लेख नहीं है, संविधान में उल्लेख नहीं है, यानी संवैधानिक नहीं है, ये ध्यान रखना है आपको। और इसके बारे में ध्यान रखेंगे, भारत सरकार की वित्त मंत्रालय के, वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के अंतर्गत कार्य करता है, अंतर्गत कार्य करता है। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के अंतर्गत कार्य करता है। भारत सरकार का लेखांकन कार्य इसी के अधीन आता है। इस पद का संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। 1976 में लेखांकन कार्य के लिए, क्योंकि भाई सीएजी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा भारतवर्ष का दबाव हुआ करता था सभी ऑडिटिंग और अकाउंटिंग के कार्य का, तो उसके कार्यों को सरल बनाने के लिए ये पद बनाया गया। उसके बाद में जो भारतीय आईसीएएस जो सेवा का अधिकारी होता है, सेवा के अधिकारी की नियुक्ति इस पद के ऊपर होती है। अधिकारी की नियुक्ति इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस
सेवा का अगर कोई अधिकारी है तो उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा इस पद पर की जाती है। राष्ट्रपति द्वारा किस रूप में होगी भाई? सीजीए के रूप में होगी, ये ध्यान में रखना है। भारतीय यानी इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस सेवा का अगर कोई अधिकारी होगा तो उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा सीजीए के रूप में की जाती है। वर्तमान में सीजीए कौन है? तो वर्तमान में सीजीए, उनका नाम भी ध्यान रखें भाई, वर्तमान में है सोमाराय बर्मन। सोमाराय बर्मन, ये 24वीं, कौन सा क्रम है इनका? 24वीं, 7वीं महिला है, 7वीं महिला। 1 दिसंबर 2019 से ये पद पर कार्य कर रही हैं। अभी तक इनसे पहले 6 महिला भी इस पद पर रह चुकी हैं। 7वीं महिला है सोमाराय बर्मन। अब देखिए, प्रत्येक विभाग में, वित्त मंत्रालय के प्रत्येक विभाग में एक आईएफए की पोस्ट होती है। क्या, कौन सी पोस्ट होती है भाई? आईएफए की पोस्ट होती है, यानी इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल एडवाइजर, एकीकृत वित्तीय सलाहकार जिसको कहा जाता है, वित्तीय सलाहकार। ये जो होते हैं वो अपनी रिपोर्ट तैयार करते हैं, प्रत्येक विभाग में होते हैं, अपनी रिपोर्ट तैयार करते हैं। अपनी रिपोर्ट क्या करते हैं? तैयार करते हैं विभाग से संबंधित, और तैयार करने के पश्चात किसको भेजते हैं? सीजीए को भेजते हैं। ये काम है इस पोस्ट का। तो एक बार पुनः रिपीट कर ले, जब जो हमने यहां तक पढ़ा है, क्या पढ़ा आज हमने? नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, सीएजी के बारे में पढ़ रहे थे। तो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जो भारत में हुआ करते थे 1950 से अकाउंटिंग और ऑडिटिंग का कार्य स्वयं ही करते थे। फिर डीपीसी एक्ट 1971 में संशोधन किया गया पहली बार 1976 में, और उसके द्वारा इसके कार्यों को 2 भागों में बांट दिया। सीएजी के कार्यों को 2 भागों में परिवर्तित किया गया। कौन कौन से कार्य? एक लेखांकन का कार्य, एक ऑडिटिंग का कार्य। ऑडिटिंग का कार्य, अंकेक्षण का कार्य इनके पास में रहा। साथ में और कौन सा काम रहा? भारत के राज्य सरकार, भारत में जो राज्य सरकारें होती हैं उसके लेखाओं का लेखांकन और अंकेक्षण का कार्य सीएजी के पास में रहा। और भारत सरकार के लेखांकन का कार्य करने के लिए एक नया पद बनाया गया, सीजीए, 1976 में, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, महालेखा नियंत्रक। और इस पद का संविधान में कोई उल्लेख नहीं है भाई, संवैधानिक ये पद नहीं है, इसको तो संसद के द्वारा एक निर्धारित किया गया है। डीपीसी एक्ट में संशोधन किया गया और उसके पश्चात इस पद का निर्धारण किया गया है। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के अंतर्गत ये कार्य करता है। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के अंतर्गत यह अपना कार्य करता है। और आईसीएस सेवा के अधिकारी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा सीजीए पद के ऊपर की जाती है। वर्तमान में अगर सीजीए की बात करें तो सोमाराय बर्मन है, 1 दिसंबर 2019 से 24वीं, 7वीं महिला है। इससे पहले 6 महिलाएं इस पद पर कार्य कर चुकी हैं। प्रत्येक विभाग में काम क्या होता है भाई? वित्त मंत्रालय के प्रत्येक विभाग में एक एकीकृत वित्तीय सलाहकार होता है जो अपनी रिपोर्ट तैयार करके किसको सौंपता है? सीजीए को सौंपता है। उसके हिसाब से फिर लेखांकन का कार्य करता है कौन? सीजीए। सीएजी के बारे में हम पढ़ ही रहे हैं। अगर तुलनात्मक रूप से अध्ययन करें आप तो सीएजी, सीजीए और सीएजी, इनके बारे में तुलनात्मक रूप से अध्ययन करें तो पहली बात, संवैधानिक नहीं है भैया, संवैधानिक पद नहीं, संवैधानिक पद नहीं है। इसकी बात करें सीएजी की तो संवैधानिक पद है, अनुच्छेद 148 में बाकायदा उल्लेख किया गया है। सीजीए का पद क्या है भाई? इसका काम होता है अकाउंटिंग का, लेखांकन कार्य होता है। इसका काम क्या होता है? ऑडिटिंग, ऑडिटिंग का कार्य होता है। ये जो अकाउंटिंग करता है वो भारत सरकार की, ये अकाउंटिंग किसकी करता है भाई? ये भारत सरकार का लेखांकन कार्य करता है। जबकि सीएजी राज्य सरकार, भारत सरकार के
लेखाओं का अंकेक्षण करता है, राज्य सरकार के लेखाओं का लेखांकन और परीक्षण करता है। यहाँ राज्य सरकार की किसी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं करता है सीजीए, ये ध्यान रखेंगे। ये संवैधानिक पद नहीं है। इसके अलावा इसको वही सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान दर्जा होता है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान, क्योंकि उसको उसी रीति से हटाया जाता है तो इसका दर्जा भी उसके समान ही माना जाएगा। ऑडिट बनाने में दक्ष होता है, लेकिन यहाँ इसको जो सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है उसके समान दर्जा नहीं है, उसके समान यहाँ पर इसको दर्जा नहीं मिलता है, दर्जा नहीं मिलता है। ये बातें आपको ध्यान में रहनी चाहिए। और बात करें तो भाई जो सीएजी है, सीएजी के बारे में मैं बता रहा था। सीएजी एक क्या होता है? सीएजी अमेरिकी विद्वान थे पॉल एच एप्पलबी, पॉल एच एप्पलबी सीएजी के क्या थे भाई? कटु आलोचक थे। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, दुनिया भर का एक विद्वान था वही अमेरिकी विद्वान पॉल एच एप्पलबी, इसको भारत बुलाया था 1953 में। कब बुलाया था? 1953 में भारत बुलाया गया इनको, और इन्होंने यहाँ पर वही सभी चीज़ों की जानकारी प्राप्त की, सभी चीज़ों को ध्यानपूर्वक समझा। उसके बाद में इन्होंने सीएजी जो पद था नियंत्रक और महालेखा पद, उस पद की काफ़ी क्या की भाई? आलोचना की, कटु आलोचना की। कटु आलोचक माने गए कौन? पॉल एच एप्पलबी। तो ये इनके बारे में आपको ध्यान में रखना है। सीएजी के बारे में उन्होंने एक वक्तव्य भी कहा था कि एक शिकारी कुत्ते की तरह जो प्रशासनिक अधिकारी है उसके पीछे भागता है, प्रशासनिक अधिकारियों के पीछे भागने का काम, उसको पकड़ने का काम करता है कौन? सीएजी। कटु आलोचक के रूप में दुनिया भर में छाप रही किसकी भाई? पॉल एच एप्पलबी की। किसको बताया? सीएजी को। सीएजी का जो काम है, इसका प्रमुख काम कार्य, सीएजी को भाई क्या कहा जाता है? कंप्ट्रोलर। क्या कहा जाता है? कंप्ट्रोलर कहा जाता है, कंट्रोलर नहीं कहकर इसको किस रूप में परिभाषित किया जाता है? कंप्ट्रोलर के रूप में परिभाषित किया जाता है, यानी इसको कंप्ट्रोलर की संज्ञा दी जाती है। अब कंप्ट्रोलर का कार्य क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि धन, कंप्ट्रोलर इसका अर्थ ये है, इसका मतलब आप कह सकते हैं कि धन खर्च करने के बाद, धन खर्च करने के बाद उसकी जांच करना, उसकी जांच करना, इसको कहा जाता है कंप्ट्रोलर। क्या कहा जाता है? कंप्ट्रोलर। यानी धन खर्च करने के बाद ये उसकी क्या करता है? जांच करता है। पहले इसकी कोई भूमिका नहीं होती है, पहले कोई भूमिका नहीं होती है। यानी पहले अगर भूमिका होगी तो वो कंट्रोलर कहलाएगा, पहले यहां पर इसकी कोई भूमिका है ही नहीं, इस कारण ये क्या कहलाएगा भाई? कंप्ट्रोलर। कंट्रोलर का मतलब भी नियंत्रक होता है, कंट्रोलर का मतलब भी क्या होता है? नियंत्रक होता है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे, पॉल एच एप्पलबी अमेरिकी विद्वान ने सीएजी पद को एक शिकारी कुत्ते की संज्ञा दी है, इसकी कटु आलोचना की है, कटु आलोचक रहे ये। कंप्ट्रोलर जो शब्द है, इसकी जो अगर सही मायने में हम व्याख्या करें तो इसका अर्थ ये निकलता है कि धन खर्च करने के बाद में उसकी ये क्या करता है भाई? जांच करता है। पहले इसकी किसी प्रकार की कोई भूमिका नहीं होती है। यानी एक तरह से किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके पश्चात उसका पोस्टमार्टम किया जाता है, शव परीक्षण किया जाता है कि किस कारणों से इसकी मृत्यु हुई है। उसी प्रकार से धन एक बार खर्च हो गया तो उसकी जांच करने का काम कौन करेगा? सीएजी करेगा। एक तरह से ये भी क्या करता है भाई? उस धन का पोस्टमार्टम करता है कि किस प्रकार से धन खर्च किया गया। तो ये कुछ प्रमुख बातें हैं जो आपके ध्यान में रहनी चाहिए सीएजी और सीजीए के बारे में। अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम और
अब देखते हैं अनुच्छेद 149। अनुच्छेद 149, 148 के बाद में आता है अनुच्छेद 149। अनुच्छेद 149 में क्या कहा गया है? तो अनुच्छेद 149 में ये बात कही गई है कि सीएजी भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक संघ और राज्य तथा अन्य प्राधिकारी या निकाय के लेखाओं के संदर्भ में संसद द्वारा सौंपे गए कर्तव्यों का पालन करेगा। इसके अलावा और क्या बात लिखी गई है अनुच्छेद 149 में? इसमें यहाँ पर एक बात हम लिखना भूल गए भाई। अनुच्छेद 149 में सीएजी के कर्तव्य एवं शक्तियां अनुच्छेद 149 में बात बताई गई है। तो इसमें कहा गया है कि सीएजी संघ और राज्य तथा अन्य प्राधिकारी या निकाय के लेखाओं के संदर्भ में संसद द्वारा सौंपे गए कर्तव्यों का पालन करेगा जब तक संसद के द्वारा कानून का निर्माण नहीं कर दिया जाता, तब तक जब तक संसद द्वारा कानून का निर्माण नहीं कर दिया जाता तब तक सीएजी उन सभी कर्तव्यों और शक्तियों का प्रयोग करेगा जो मैं पूरी बात बता रहा हूं वही आपको, जो संविधान के प्रारंभ होने के पहले भारत डोमिनियन और उसके प्रांतों के लेखाओं के संदर्भ में सीएजी को प्रदत्त थी। तो बहुत लंबा हो गया, मेरे ख्याल से आपको थोड़ी असुविधा हो सकती है इसको समझने में। अगर ध्यानपूर्वक इस बात को आप पढ़ेंगे तो आसानी से ये बात आपके समझ में आएगी भाई। अनुच्छेद 149 में सीएजी के कर्तव्य लेखाओं के संदर्भ में कर्तव्य और शक्तियों का प्रावधान किया गया है। क्या है? भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक संघ और राज्य तथा अन्य प्राधिकारी या कोई निकाय उसके लेखाओं के संदर्भ में संसद अगर उसे किसी भी प्रकार का कोई कर्तव्य सौंपती है तो उन कर्तव्यों का वो क्या करेगा? पालन करेगा। ये बात कही गई है अनुच्छेद 149 में। यानी भारत का जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक है वह केंद्र और राज्य या कोई प्राधिकारी या कोई निकाय के संदर्भ में संसद
निकाय की लेखाओं के संदर्भ में संसद अगर उसे किसी भी प्रकार का कोई कर्तव्य सौंपती है तो उन कर्तव्यों का पालन करेगा। साथ में क्या लिखा गया है, जब तक संसद के द्वारा जब तक संसद ऐसा कोई कानून का निर्माण नहीं कर लेती तब तक वह उन कर्तव्यों और शक्तियों का प्रयोग करेगा जो संविधान के प्रारंभ होने के पहले भारत डोमिनियन तथा उसके प्रांतों के लेखाओं के संदर्भ में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को प्राप्त हुआ करती थी। यानी जब तक संसद कोई कानून का निर्माण नहीं कर लेती तब तक वह उन सभी कर्तव्यों का, उन सभी शक्तियों का प्रयोग करेगा जो शक्तियां सीएजी ऑर्डर 1936 के अंतर्गत जो सीएजी बनाए गए थे उनको प्राप्त हुआ करती थी भारत डोमिनियन में प्रांतों के लेखाओं के संदर्भ में। वो सारी की सारी शक्तियां वर्तमान सीएजी को प्राप्त होंगी, ये कहना चाहता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 149 के अंतर्गत। भाई मेरे ख्याल से कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। संघ राज्य और उसके जो भी लेखा हैं, कोई प्राधिकार या निकाय की कोई लेखा है तो उनके संदर्भ में संसद अगर भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को कोई कर्तव्य सौंपती है तो उन कर्तव्यों का वह पालन करेगा। और जब तक संसद के द्वारा इस प्रकार का कोई कानून का निर्माण नहीं कर लिया जाता है तब तक वह उन सभी कर्तव्यों का, उन सभी शक्तियों का प्रयोग करेगा जो शक्तियां संविधान के प्रारंभ होने के पहले भारत डोमिनियन और उसके प्रांतों के लेखाओं के संदर्भ में भारत के सीएजी को प्राप्त हुआ करती थी। वो सारी शक्तियां किसको प्राप्त होती रहेंगी, सीएजी को प्राप्त होती रहेंगी। ये बात ध्यान में रखनी है। यही बात है अनुच्छेद 149 में। उसके बाद में अनुच्छेद 150 देख लें, 2-3 लाइनें हैं, कोई विशेष बात नहीं है। अनुच्छेद 150, तो अनुच्छेद 150 में कहा गया है संघ और राज्यों के लेखाओं का प्रारूप। संघ और राज्यों के लेखाओं का प्रारूप अनुच्छेद 150 में ये बात बताई गई है। इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि संघ और राज्यों के लेखाओं का, संघ और राज्य के लेखाओं का ऐसा प्रारूप लेखाओं को ऐसे प्रारूप में रखा जाएगा, ऐसे प्रारूप में रखा जाएगा जो राष्ट्रपति द्वारा भारत के सीएजी की सलाह पर विहित किया जाए। यानी भारत सरकार और राज्य सरकार के लेखाओं के संदर्भ में राष्ट्रपति के द्वारा ऐसा प्रारूप का निर्धारण किया जाएगा जो भारत के सीएजी की सलाह के ऊपर आधारित हो। यानी भारत का सीएजी सलाह देगा और प्रारूप लेखाओं के संदर्भ में जो प्रारूप का निर्धारण करेगा वो कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। सलाह किसकी होगी, सीएजी की होगी। यही बातें बताई गई है। संघ और राज्य के लेखाओं का प्रारूप अनुच्छेद 150 में है। सीएजी के संदर्भ में संघ और राज्य के लेखाओं का ऐसा प्रारूप, संघ का राज्य के लेखाओं का ऐसा प्रारूप राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित किया जाएगा जो भारत की सीएजी की सलाह के अनुसार विहित किया जाए या निर्धारित किया जाए। एक ही बात है, कोई विशेष बातें नहीं है। ये शब्दावली कुछ अलग लिखी हुई है तो इसका कोई अलग औचित्य आप न देखें। उसके बाद में अनुच्छेद 150 के बाद में अनुच्छेद 151, अनुच्छेद 151 में क्या है भाई, अनुच्छेद 151 में कहा गया है संपरीक्षा प्रतिवेदन, और इसके दो पार्ट हैं। अनुच्छेद 151 के दो पार्ट हैं। अनुच्छेद 151(1)
और अनुच्छेद 151 दो 151(2) सपरीक्षा प्रतिवेदन लिखा गया है अनुच्छेद 151 में, यानी जो सीएजी है उसकी रिपोर्ट के बारे में कहा गया है। अनुच्छेद 151(1) में क्या बताया गया है? इसमें बताया गया है कि भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक संघ के लेखा संबंधी प्रतिवेदनों को संघ के लेखा संबंधी प्रतिवेदनों को राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करेगा। और राष्ट्रपति उन्हें संसद के दोनों सदनों के समक्ष विचार हेतु रखवाएगा। मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक संघ के लेखा संबंधी प्रतिवेदनों को राष्ट्रपति के सम्मुख प्रस्तुत करेगा और भारत का राष्ट्रपति उन्हें संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखवाएगा। अनुच्छेद 151(2) में क्या बात कही गई है? तो इसमें कहा गया है कि भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक सीएजी किसी राज्य के लेखा संबंधी प्रतिवेदनों को राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत करेगा। और फिर राज्यपाल उन्हें विधानमंडल के समक्ष विचार हेतु रखवाएगा। रखवाएगा। तो ये था नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट। अनुच्छेद 151 में कहा गया है कि भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक संघ के लेखा संबंधी प्रतिवेदनों को राष्ट्रपति के सामने प्रस्तुत करेगा। राष्ट्रपति उन्हें संसद के दोनों सदनों के सामने विचार के लिए रखवाएगा। ये अनुच्छेद 151(2) में क्या है भाई कि भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक किसी राज्य के लेखा संबंधी प्रतिवेदनों को उस राज्य के राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत करेगा और उस राज्य का राज्यपाल उन्हें विधानमंडल के समक्ष विचार हेतु रखवाएगा। तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत आपको होनी नहीं चाहिए। जैसे मैं आपको समझा देता हूं भाई, ये है सीएजी अपनी रिपोर्ट अनुच्छेद 151 के 1 में और अनुच्छेद 151 के 2 में सीएजी जो अपनी रिपोर्ट होती है वो किसको सौंपेंगे भाई? यहाँ पर ये संघ सरकार से संबंधित है और ये किससे संबंधित है? राज्य से। तो संघ में किसको सौंपेंगे? राष्ट्रपति को। किसको सौंपेंगे? राष्ट्रपति को। संघ के जो लेखा संबंधी प्रतिवेदन, वो किसको सौंपेंगे? राष्ट्रपति को। और राष्ट्रपति फिर उन्हें कहाँ रखवाएगा? संसद में। कहाँ रखवाएगा? संसद में। ठीक वही बात यहाँ पर है अनुच्छेद 151(2) में कि राज्य के जो लेखा संबंधी प्रतिवेदन होते हैं उनकी जो रिपोर्ट है वो भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक उस राज्य के राज्यपाल को देगा। किसको देगा? राज्यपाल को। और राज्यपाल उसको कहाँ रखवाएगा भी? विधानमंडल। कहाँ रखवाएगा? विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत करवाएगा। यही बात है, मैंने इसको डिटेल में यहाँ पर बता दिया है। तो एक बार आप इसको पढ़ें और उसके बाद में सूक्ष्म नज़रिए से अगर इस चीज़ को देखेंगे तो आसानी से बात आपके जहन में रहेगी, कोई दिक्कत आपको होने वाली नहीं। सीएजी की रिपोर्ट किस प्रकार से संसद के और विधानमंडलों के सदनों में प्रस्तुत की जाती है उसका बायोडाटा है अनुच्छेद 151 में।
कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। उसके बाद में कंपैरिजन में अगर आप और मैं चीजें बताऊं, अनुच्छेद 149 पढ़ा आज हमने, अनुच्छेद 149, एक पढ़ा अनुच्छेद 150 और एक पढ़ा अनुच्छेद 151। तीनों देखो मैं यहाँ पर समझा देता हूँ आपको, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। अनुच्छेद 149 में, इसमें भाई लेखांकन का कार्य, किसका कार्य है? लेखांकन का कार्य संघ और राज्य की, संघ और राज्य के लेखांकन संबंधी जो कार्य हैं वो आते हैं अनुच्छेद 149 के अंतर्गत। ये जो शक्ति है वो किसके पास में है? भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के पास में है। ये जो लेखांकन का कार्य है वो किस प्रकार से होना चाहिए, तो ये बात भी ध्यान रखें, संसद द्वारा बनाए गए कानूनों के अधीन ये लेखांकन का कार्य होना चाहिए। हो गई सीधी सी बात। अनुच्छेद 149 में यही बात पढ़ी थी हमने, सीएजी कार्य और शक्तियां। तो सीएजी का कार्य और शक्तियां क्या है कि भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक संघ और राज्य तथा अन्य प्राधिकारी या निकाय के संदर्भ में संसद द्वारा सौंपे गए कर्तव्यों का पालन करेगा। इसके अलावा जब तक संसद कोई कानून का निर्माण नहीं कर लेती तब तक वह उन कर्तव्यों का पालन और शक्तियों का प्रयोग करेगा जो संविधान के प्रारंभ होने के पहले या भारतीय डोमिनियन और उसके प्रांतों की लेखाओं के संबंध में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को प्राप्त हुआ करती थी। तो ये लेखांकन का कार्य अनुच्छेद 149 में संघ और राज्य का। अनुच्छेद 150 में क्या कहा गया है कि संघ और राज्य के लेखाओं का, संघ और राज्य के लेखांकन यानी लेखाओं का जो प्रारूप का निर्धारण है, प्रारूप का निर्धारण वो कौन करेगा भाई? राष्ट्रपति। किसके द्वारा किया जाएगा? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। संघ और राज्य के लेखाओं के प्रारूप का निर्धारण राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। किसकी सलाह पर? तो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की सलाह पर, सीएजी की सलाह पर, सीएजी की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा इस प्रारूप का निर्धारण किया जाएगा और कोई दिक्कत यहाँ पर किसी प्रकार की होनी नहीं चाहिए। अनुच्छेद 151 अभी पढ़ा था हमने, रिपोर्ट, सीएजी की रिपोर्ट, सीएजी की रिपोर्ट अनुच्छेद 151 में। तो अनुच्छेद 151 1 और 2, अनुच्छेद 151 1 और अनुच्छेद 151 2। तो सीएजी की रिपोर्ट यहाँ पर एक तो केंद्र में और एक राज्य में। केंद्र में किसको? राष्ट्रपति को। राज्य में किसको? राज्यपाल को। राष्ट्रपति कहाँ रखवाएगा? संसद में विचार हेतु रखवाएगा। राज्यपाल कहाँ रखवाएंगे? विधानमंडल में। ये लीजिए, खत्म काम। इतनी बातें शायद आप लोग समझ गए होंगे आसानी से। कंपैरिजन में तीनों आर्टिकल्स मैंने बता दिए हैं। ऊपर वाला अनुच्छेद 151 का जो 2 पार्ट है वो भी मैंने आपको कंपैरिजन में बता दिया है। अब भी अगर आपको दिक्कत होती है तो एक बार पुनः देखें, फिर आपकी जो कन्फ्यूजन है वो आसानी से दूर हो जाएगी भाई, कोई समस्या होने वाली नहीं है। अनुच्छेद 149 में लेखांकन का कार्य संघ और राज्यों का सीएजी के द्वारा। अनुच्छेद 150 में जो लेखांकन का जो प्रारूप है उसका निर्धारण भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की सलाह पर। अनुच्छेद 151 में सीएजी की रिपोर्ट, 151 1 में जो संघ के लेखाओं का प्रतिवेदन है वो राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करेगा सीएजी, राष्ट्रपति इसको संसद के सामने रखेगा। और यहाँ पर किसी राज्य के लेखा संबंधी प्रतिवेदनों को राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत करेगा भारत का सीएजी, और राज्यपाल उसको विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत करवाएगा। ये बात हो गई। अब देखिए कुछ चीज़ें मैं आपको समझाता हूँ, उसके बाद में सीएजी से जुड़ी हुई जो भी बातें हैं वो आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। अब देखिए, संसद होती है भारत में,
कानून निर्माण करने वाली संस्था। बजट पारित करने वाली संस्था भी होती है कौन? संसद। तो संसद के बारे में आपको ये ध्यान रख लें, धन खर्च करने वाली, धन खर्च करने की स्वीकृति देने वाली संस्था, स्वीकृति देने वाली संस्था कौन सी है भाई? यह है संसद। उसके बाद में धन खर्च करने का काम कौन करेगा? तो धन खर्च करने का काम करती है सरकार, गवर्नमेंट। धन खर्च करने का कार्य कौन करता है? सरकार करती है। तो यहां पर ध्यान रखें, धन खर्च करने वाली संस्था, धन खर्च करने वाली संस्था। अब जो धन खर्च हुआ है उस धन का लेखांकन करने का, उसका अकाउंटिंग करने का काम कौन करेगा? लेखांकन। लेखांकन कौन करता है भाई? लेखांकन करता है सीजीए। कौन करता है? सीजीए, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, महालेखा नियंत्रक। लेखांकन के बाद में उसका अंकेक्षण, उसका परीक्षण, जांच, ये कार्य कौन करता है? ये कार्य कौन करता है? तो ये कार्य करेगा सीएजी। कौन करेगा? सीएजी, भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। अंकेक्षण परीक्षण कर लिया उसने, जांच कर ली, जांच के पश्चात लेखा संबंधी जो प्रतिवेदन होते हैं वो किसको प्रस्तुत करेगा भाई? राष्ट्रपति को। किसके सामने रखेगा? राष्ट्रपति। राज्य में राज्यपाल के समक्ष रखेगा, ठीक है। और राष्ट्रपति फिर इसको कहां रखवाएगा? संसद में। प्रक्रिया शुरू हुई संसद से, खत्म होगी आगे जाकर कहां पर? संसद में। कोई दिक्कत आपको होनी नहीं चाहिए। अब देखिए किस प्रकार से भारत में धन खर्च करने की स्वीकृति देने वाली संस्था है संसद, यानी सरकार संसद में ही धन खर्च करने की स्वीकृति प्राप्त करती है। सरकार के द्वारा धन खर्च किया जाता है। बजट जो धन खर्च किया जाता है, कोई भी आय कोई भी व्यय, लेखांकन का कार्य करता है सीजीए। उसका जांच परीक्षण करने का काम करता है कौन? भारत का नियंत्रक, महालेखा परीक्षक। लेखा संबंधी प्रतिवेदनों को फिर ये राष्ट्रपति के सम्मुख प्रस्तुत करेगा और राष्ट्रपति फिर इसे कहाँ रखेगा? संसद में रखेगा। अब संसद में रखेगा तो संसद में आपको पता है भाई 2 सदन हैं। संसद में कितने सदन हैं? 2 सदन। एक लोकसभा, क्या है? एक लोकसभा, और दूसरा क्या है? राज्यसभा। राज्यसभा में 245 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं? 245। लोकसभा में कितने हैं? 543 सदस्य। 543 सदस्य हैं। अब ये सारे सदस्य मिलकर तो किसी चीज की जांच नहीं कर सकते। कैसे करेंगे? इसके लिए कोई एक निर्धारित प्रोफार्मा होना चाहिए, यानी सभी सदस्य अगर किसी चीज की जांच करने लग गए तो फिर बाकी का काम कौन करेगा? नीति निर्धारण करने का काम कौन करेगा? तो रिपोर्ट संसद में आती है, लोकसभा और राज्यसभा में विचार के लिए उसको रखवाया जाता है। अब देखिए संसद में विचार करने के लिए संसद ने एक समिति बना रखी है जांच हेतु। जांच हेतु एक समिति बना रखी है, कौन सी? लोक लेखा समिति, पीएससी जिसको कहा जाता है, लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति। और इस लोक लेखा समिति में संसद के दोनों सदनों के सदस्य शामिल होते हैं। लोकसभा के भी शामिल होते हैं और राज्यसभा के भी। लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों के सदस्य शामिल होते हैं, क्योंकि इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? 22 सदस्य। 22 सदस्यों में 15 लोकसभा से और 7 कहाँ से होते हैं? राज्यसभा से। और 1967 से विपक्षी पार्टी का जो प्रमुख नेता होता है वो लोक लेखा समिति का क्या होता है भाई? अध्यक्ष होता है। यानी अगर सरकार का कोई भी नुमाइंदा अगर इसमें अध्यक्ष रहेगा तो अपने हिसाब से इसको तैयार करेगा, उसकी जांच करेगा, अंकेक्षण करेगा, परीक्षण करेगा,
1967 से ये परंपरा बन गई कि जो विपक्षी दल का अगर कोई नेता होगा उसी के द्वारा इसकी जांच की जाएगी। तो 15 सदस्य लोकसभा से, 7 राज्यसभा से लोक लेखा समिति में शामिल होते हैं और लोक लेखा समिति के द्वारा इसकी जांच की जाती है। तो आप यहाँ ध्यान रखेंगे, भारत का जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक है उसको लोक लेखा समिति का, लोक लेखा समिति का मित्र दार्शनिक और पथ प्रदर्शक की संज्ञा दी जाती है। की संज्ञा दी जाती है, इसी कारण दी जाती है भाई, क्योंकि ये मिलकर काम करते हैं, मिलकर कार्य करते हैं। तो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को लोक लेखा समिति का मित्र दार्शनिक और पथ प्रदर्शक की संज्ञा दी जाती है। अब देखिए, लोक लेखा समिति सीएजी अपनी रिपोर्ट तैयार करता है। सीएजी की रिपोर्ट को क्या न्यायपालिका में चुनौती दी जा सकती है? तो इसके लिए एक मामला है भाई, अरुण कुमार अग्रवाल बनाम भारत संघ वाद 2012। और इसमें सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय, सर्वोच्च न्यायालय का क्या निर्णय आया? सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आया कि सीएजी की रिपोर्ट को न्यायपालिका में चुनौती नहीं दी जा सकती। सीएजी की रिपोर्ट को न्यायपालिका में चुनौती नहीं दी जा सकती। अरुण कुमार अग्रवाल बनाम भारत संघ वाद 2012 में सर्वोच्च न्यायालय ने जो निर्णय दिया वो क्या था भाई, कि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा तैयार की गई जो रिपोर्ट है, क्या उसमें लिखा है, क्या नहीं लिखा है, किस प्रकार से उस रिपोर्ट को तैयार किया गया है, उस रिपोर्ट को न्यायपालिका में चुनौती नहीं दी जा सकती। सारा डाउट क्लियर कर दिया भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 2012 में। अब देखिए, भारत सरकार ने 2007 में एक रेगुलेशन जारी किया था। भारत सरकार ने 2007 में एक रेगुलेशन जारी करके सीएजी के कार्य में जो परफॉर्मेंस ऑडिट है, निष्पादन अंकेक्षण का कार्य किसको सौंप दिया भाई? सीएजी को सौंप दिया। भारत सरकार ने 2007 में एक रेगुलेशन जारी करते हुए निष्पादन अंकेक्षण का कार्य सीएजी को सौंपा। निष्पादन अंकेक्षण, इसको अंग्रेजी में आप परफॉर्मेंस ऑडिट कह सकते हैं। परफॉर्मेंस ऑडिट का कार्य किसको सौंप दिया भाई? भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को सौंप दिया। कब? 2007 में। और फिर इसको चुनौती दी गई। इसको क्या दी गई? निष्पादन अंकेक्षण के कार्य को, कि ये भारत का सर्वोच्च जो पदाधिकारी है, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, उसको इस प्रकार का कार्य नहीं सौंपा जाना चाहिए। इसको चुनौती दी गई और चुनौती के पश्चात अरविंद गुप्ता, क्या नाम है? अरविंद गुप्ता बनाम भारत संघ, अरविंद गुप्ता बनाम भारत संघ 2013। अरविंद गुप्ता बनाम भारत संघ जो वाद है उसमें सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आया। एससी का निर्णय यानी सुप्रीम कोर्ट का निर्णय। क्या निर्णय आया? ये निर्णय आया कि सीएजी द्वारा भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के द्वारा परफॉर्मेंस ऑडिट जारी करना
संविधान के लिए जरूरी है, संविधान के लिए क्या है, जरूरी। एक बार यहां से चीजों को पुनः देखें भाई। ये देखिए, संसद भारत में धन खर्च करने की स्वीकृति देने वाली संस्था होती है। धन खर्च करने का काम सरकार करती है। लेखांकन का काम भारत का सीजी यानी महालेखा नियंत्रक करता है 1976 से। अंकेक्षण और परीक्षण का कार्य सीएजी करता है। राष्ट्रपति के पास में जब लेखा संबंधी जो प्रतिवेदन जाते हैं तो राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के सम्मुख उसको विचार के लिए रखवाता है। संसद के दोनों सदनों में विचार के लिए रखवाएगा तो यहाँ पर तो 543 सदस्य हैं, राज्यसभा में 245 सदस्य हैं। किस प्रकार से विचार करेंगे, कोई निश्चित नहीं है। तो संसद में सीएजी की रिपोर्ट के ऊपर विचार करने, उसकी जांच करने के लिए लोक लेखा समिति का गठन किया जाता है। कार्यकाल 1 वर्ष होता है। मंत्रिपरिषद का कोई मंत्री इसमें शामिल नहीं होता है। इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। विपक्षी पार्टी का कोई नेता इसका क्या होता है भाई, लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है। उसके पश्चात यहाँ पर इसकी रिपोर्ट तैयार की जाती है, लोक लेखा समिति द्वारा इसकी जांच की जाती है। इसलिए भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को लोक लेखा समिति का मित्र दार्शनिक और पथ प्रदर्शक की संज्ञा दी जाती है। अब देखिए, अरुण कुमार अग्रवाल बनाम भारत संघवाद 2012 में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आया कि सीएजी की जो रिपोर्ट है उसको न्यायपालिका में आप चुनौती नहीं दे सकते। सीएजी की रिपोर्ट में क्या निर्धारित किया गया है, क्या नहीं किया गया है, क्या किया जाना चाहिए था, क्या किया नहीं गया, इस प्रकार की जो बातें हैं वो मिथक हैं, इसको चुनौती हम नहीं दे सकते। फिर भारत सरकार ने एक आदेश जारी करते हुए परफॉर्मेंस ऑडिट यानी निष्पादन अंकेक्षण का कार्य सीएजी को सौंप दिया 2007 से। इस बात को भी सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई कि निष्पादन अंकेक्षण यानी परफॉर्मेंस ऑडिट का कार्य सीएजी नहीं कर सकता। तो अरविंद गुप्ता बनाम भारत संघवाद 2013 में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि सीएजी द्वारा परफॉर्मेंस ऑडिट जारी किया जाना भारतीय संविधान के लिए क्या है भाई, निहायत जरूरी है। ये एक आवश्यक बात है। परफॉर्मेंस ऑडिट जारी कर सकता है भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। तो दोस्तों, भारतीय संविधान का भाग 5 और उसके अंतर्गत आने वाला लास्ट टॉपिक भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक मेरे नज़रिए से पूर्ण होता है। आपका भारतीय संविधान का भाग 5 पूरा हुआ। धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में, वहाँ शुरू करेंगे हम भारतीय संविधान का भाग 6। तब तक के लिए सभी दोस्तों का तहे दिल से आभार। धन्यवाद।